हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो ब्लैक विडो से शुरू होने वाली मार्वल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि हम इतना क्लिप मारेंगे कि स्पॉइलर धुआं धुआं हो जाएगा। तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आज मैं बताने वाला हूं आपको वो सारी की सारी नई चीजों के बारे में जो डॉक्टर स्ट्रेंज की नई टीवी स्पॉट्स देखकर हमको पता लगी हैं। तो बिना अपनी अनजान और सीधी सादी ऑडियंस का चुकंदर काटे, सीधी सादी तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की दो मेन टीवी स्पॉट्स देखे हैं, जिसमें से सबसे पहले एक अलग थी और अभी रिसेंटली रिलीज हुई है एक ड्रीम नाम की सीक्वेंस। अब जो पहले वाली है वो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑल्दो है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। जो अभी रिसेंटली ड्रीम वाली सीक्वेंस आपको दिखाई गई है, मुझे लगता है कि वो मूवी को लेकर थोड़ी बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है, एटलीस्ट कंटेंट बनाने के लिए तो ठीक ही ठाक है। तो इस क्लिप की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के और भी दूसरे टेलर्स को शुरू होते हुए देखा है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज एक सपना देख रहे हैं और इसके बैकग्राउंड में हमें वांडा की भी यही सेम आवाज सुनाई देती है कि वो भी बार बार एक ही सपना देख रही है। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये सपने देखने दिखाने का जो कंसेप्ट है इस मूवी में बड़ा बवाल मचाने वाला है। लेकिन जो चीजें मैंने नोटिस करी उसमें सबसे पहली तो ये है कि इस पूरी क्लिप का बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है ऑल आई हैव टू डू इज ड्रीम और इसको लिखा और गाया था एवरली ब्रदर्स ने। अब इसमें वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ही अपने सपनों के बारे में बात कर रहे हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज का नाइटमेयर तो हम लोगों ने देख ही लिया, जो हम पहले ट्रेलर से देखते आ रहे हैं कि वो एक अनजान जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पूरी बिल्डिंग ऐसे ऊपर जा रही है, फिर वो सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं और वहां पर उनको अपना लसन वाला वर्जन मिलता है जो प्रोबेबली व्हाट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज था। लेकिन इसके साथ हमने वांडा का नाइटमेयर भी देखा जहां पर वो अपने दोनों लॉन्डो को ढूंढ निकालती है। मतलब जो उसके बालक थे ना, बिली और टॉमी वांडा विजन वाले, वो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलते हैं पहली बार और वांडा के देखते ही देखते वहां से गायब हो जाते हैं। अब सबसे पहली जो चीज नोटिस होती है वो ये है कि यहाँ पर वांडा अपने रशियन एक्सेंट में बात कर रही है और बच्चा बच्चा जानता है कि वांडा अपने रशियन एक्सेंट का यूज तभी करती है जब या तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है या फिर जब बहुत ही ज्यादा पगलिया जाती है, और इस पिक्चर में वो दोनों ही करने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वांडा के कपड़ों पे और इस पूरे बैकग्राउंड पे नजर डालोगे तो ये वही लोकेशन है जहां पर वांडा को हमने मेडिटेट करते हुए देखा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्वल वाले जैसा हमको दिखा रहे हैं सिचुएशन वैसी नहीं है, ये वांडा का नाइटमेयर नहीं, बल्कि वांडा ने डार्क होल्ड से जो भी नई शक्तियां पाई हैं वो उनका इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्सेस में झांक रही हो और वहां पर उसको बिली और टॉमी दिखे। एंड मे बी यही रीजन हो वांडा की मैडनेस का, जिस वजह से वो पूरे मल्टीवर्स में घूम रही है और इसी वजह से शायद वो इस मूवी की मेन विलन भी बने। मतलब कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि वांडा सपना नहीं देख रही है, डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्स में झांक रही थी, बिली और टॉमी मिल गए, अब उनको ढूंढने निकलेगी वो। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला सीन हमें दिखाया गया है, हो सकता है वो उनका नाइटमेयर हो। मतलब जिस सीन में ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में गए हैं और वहां पे उनको एक ऑल्टरनेट वर्जन मिला है अपना, जिसकी 3 आंख दिखाई गई हैं, वो हो सकता है कि उनकी नाइटमेयर वाली सीक्वेंस हो। मतलब ये सब कुछ वो सपने में देख रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वाला सीन सिर्फ एक ड्रीम सीक्वेंस हो जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टार्टिंग के 10 मिनट में दिखा के खत्म कर दे। देखो ये मेरी अपनी थ्योरी है और आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। फिर इसके बाद नाइटमेयर का 1-2 बार मेंशन होता है और इससे पहले भी ये कभी उड़ते उड़ते कबूतर ऐसे बता के गए थे कि इस पिक्चर में नाइटमेयर हो सकता है कि मेन विलन हो, जो मार्वल का एक काफी प्रोमिनेंट विलन रहा है कॉमिक बुक्स में भी, बट आई पर्सनली थिंक कि ये होने के चांसेस थोड़े से कम है। फिर इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है जहां पर हमें एकदम इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि मार्वल वाले एकदम काट रहे हैं हमारा, क्योंकि यहां पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी जगह पे देखते हैं जिसको मैंने लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स कह के बुलाया था और ये पूरी टूट फूट चुकी है। और पहले जो ट्रेलर हमने देखा था उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज खड़े थे, उनके पीछे रेचल मैकएडम्स की कैरेक्टर थी जिसको मैंने क्लिया कह के बुलाया था और उसके साइड में अमेरिका शेविस थी। लेकिन इस वाले सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखते हैं और उनके पीछे अमेरिका शेविस। रेचल मैकएडम्स कहां गई? इतना तो मत काटो यार, एक ही क्लिप में चीजें चेंज कर दे रहे भाई, व्हाट इज दिस मार्वल। फिर इसके बाद जो सिनिस्टर स्ट्रेंज है उसकी भी हम 3 आंखें देखते हैं और हमें पता है कि व्हाट इफ में भी जो सिनिस्टर स्ट्रेंज था उसकी 3 आंखें दिखाई गई थी एक सीन में। तो ये इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की वही व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन मुझे फिर लगता है कि यहाँ पे मार्वल वाले काट रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सीन मूवी में हो ही ना, या फिर ये जो तीसरी आंख है एकदम CGI हो और वो दिख भी रहा है कि नकली है। कम ऑन, इससे आसान तो मेरी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक नकली आंख चिपका लूं तो।
बट इसके साथ ही साथ एक चीज और भी है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कॉमिक बुक्स का ज्ञान आपके ऊपर बरसाते हुए, और वो ये है कि मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की कई बार तीसरी आंख दिखाई गई है, और हो सकता है कि उसी चीज का इस तरह को होता कुछ ऐसा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी अपनी आई ऑफ आगामोटो का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी यहाँ पर तीसरी आंख आ जाती है, और आई ऑफ आगामोटो का यूज जनरली ट्रूथ को रिवील करने या किसी भी इल्यूजन को ठीक करने के लिए होता है, जो इस केस में डॉक्टर स्ट्रेंज का ड्रीम या फिर नाइटमेयर हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे इस ड्रीम लाइक सीक्वेंस में सिनिस्टर स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख खोले, बिल्कुल अत्यंत तुरंत में हमारे डॉक्टर साहब की नींद भी खुल जाए। फिर इसके बाद वो जो कंफ्यूजन था कि ये कैरेक्टर सुपीरियर आयरन मैन है या फिर कैप्टन मार्वल, वो भी काफी हद तक क्लियर हो जाता है, क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन नहीं है, और ये भी समझ में आ जाता है कि मोनिका या फिर मारिया रैम्बो वाली कैप्टन मार्वल ही है। फिर इसके बाद हमें एक डिटेल लुक मिलती है ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज की, और इसे लेकर मेरी जो भी थ्योरीज थी वो मैंने अपने अलग से एक वीडियो में बताई थी। अगर नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, एक बार जाके जरूर देखना, मतलब बड़े बड़े दिल से बनाई थी थ्योरी। फिर इसके बाद हमें जो इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स है उसकी थोड़ी सी और झलक देखने को मिलती है, क्योंकि हम डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी प्रिजन सेल में देखते हैं जहां पर उन्होंने हैंडकफ्स पहने हुए हैं, और ये सेल वही है जिसमें थोड़ी देर बाद हम अमेरिका शेवेज को भी खड़ा हुआ देखते हैं। तो प्रोबेबली अमेरिका शेवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक सेल में होंगे, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को लोग निकाल के इल्यूमिनाटी के सामने लेके जाएंगे। फिर वांडा यहाँ पे आएगी, उसका ज़ॉम्बीफाइड वाला वर्जन, वो जो कुछ भी है वो वहां पे आएगा, इन लोगों की आपस में फाइट होगी, और इसी के थोड़ी देर पहले हम बैरन मॉर्डो को भी एक तलवार टाइप की चीज निकालते हुए देखते हैं। अब देखो, हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बैरन मॉर्डो का जो रेलिक है वो स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल है, लेकिन इस यूनिवर्स में मेरे ख्याल से चीज थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि तलवार टाइप की चीज नजर आ रही है। ऑल्दो इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है उसी स्टाफ से, लेकिन इस यूनिवर्स में ये स्वॉर्ड के फॉर्मेट में है। लेकिन इसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि यहाँ पर हम वोंग और वांडा दोनों को खड़े हुए देखते हैं, और इनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर है, और इसकी पहली झलक देख के मेरे दिमाग में सीधे एक ही लाइट बल्ब जला कि अरे ये तो कथॉन है, कथॉन। लेकिन फिर इसके बाद मैंने वो सीन देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि तो दो है, तो कथॉन दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी पावरफुल एंटिटी है कि एक का होना पूरे एमसीयू के लिए काफी है, तो दो होना तो नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, कथॉन है ही नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर ये कथॉन नहीं है तो फिर कौन है? तो देखो, इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। पहले ये एंटिटी वोंग के ऊपर भड़क रही थी, लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब वांडा और वोंग किसी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो दोनों उनके पीछे खड़े हुए हैं, मतलब ये दोनों वांडा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में है तो कथॉन से रिलेटेड ही, लेकिन इनको समन वांडा ने किया है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉमिक बुक्स का ज्ञान ऐसे छिड़कूंगा मैं आपके ऊपर। तो कथॉन जो है, मैंने पहले भी बताया कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। ये बहुत ही पुराने एल्डर गॉड्स में से एक होता है, जो अर्थ से बैनिश होने के बाद फ्लिकरिंग रेल्म्स नाम के एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है रहने के लिए, और वहां पे जाके ये महाशय अंगाराई नाम की एक नई स्पीशीज को क्रिएट करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अंगाराई को अगर आप कॉमिक बुक से कंपेयर करोगे तो ये एकदम ऐसे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। प्लस उसके ऊपर से कथॉन के सर्वेंट्स टाइप के होते हैं। तो क्योंकि वांडा की सारी पावर्स उसे कथॉन से ही मिलती हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वांडा ने ही इन डीमंस को समन किया हो फाइट करने के लिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि वांडा अगर इनको समन कर ही सकती थी तो उसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसका रीजन बहुत सिंपल है, उसको आता नहीं था। उसने डार्क होल्ड पढ़ने के बाद ये कला सीखी होगी, और इसी वजह से इस वाले सीन में वो इनको समन कर पाई है। या फिर हू नोस, मार्वल वाले यहाँ पे फिर से हमारा काट सकते हैं, मतलब ऐसे मॉन्स्टर हो ही ना। मतलब कुल मिलाकर मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वांडा को अपनी सारी पावर्स कथॉन से ही मिलती है, तो उसने उन्हीं शक्तियों को इस्तेमाल करके हो सकता है कि उसके जो चमले चमचे होते हैं ना, उनको यहाँ पे समन कर लिया बस। लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूल। क्या करता हूं यार मैं, इसीलिए तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Oh, you almost got me. No.